योगी गवर्नमेंट ने सच में अपना प्रॉमिस पूरा किया। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें तो पिछले 5 सालों के अंदर यूपी के अंदर जो क्राइम रेट है वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। 2019 के अंदर 6.28 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे, जबकि 2020 के अंदर 6.57, और अगर हम 2021 को देखें तो इन टोटल 6.08 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं। और अगर इस डेटा को 2016 से कंपेयर किया जाए, जब समाजवादी पार्टी रूल कर रहे थे, तो उस केस में तो काफ़ी डिफरेंसेस देखे गए हैं। देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज ऑफ 79.83% in cases of dacoity, 63.49% in case of robbery, 33.89% in murder, 53.22% in ruckus, 17.22% in theft, 44% in kidnapping, 15.81% in dowry debts, 21.24% in rape एंड 21.24% इन रेप्स। और इसी घटते क्राइम रेट को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने एलोकेट किए 2250 करोड़ टू द यूपी पुलिस, जिसमें से जो 1000 करोड़ हैं उन्हें एलोकेट किया गया है टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर द ऑफिसर्स। इसके अलावा जो 400 करोड़ हैं दे हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ इन अर्बन एरियाज टू द ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? क्योंकि जैसे ही योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, उनकी सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज़ थी वो ये था कि यूपी का क्राइम रेट उन्हें कम करना था, और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया एनकाउंटर्स का भी। यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग 2017 से लेकर अभी तक 10,900 पुलिस एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जिसमें से 23,300 अलिस्ड क्रिमिनल्स जो थे उन्हें अरेस्ट किया एंड 5,046 वर इंजर्ड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल्स को ही इंजरी हुई, इसके अलावा जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी काफ़ी चोटें पहुंची, जिसमें से 1,443 को इंजरी हुई एंड 13 वर किल्ड। और हाल ही में जो एनकाउंटर हुआ है वो हुआ है अतीक अहमद के बेटे का। इससे पहले विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था, जिसने काफ़ी सारी न्यूज़ बनाई थी और उसको लेके बहुत लोग प्रो भी थे और अगेंस्ट भी। और अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद ही अतीक अहमद और उनके भाई दोनों का ही मर्डर हो गया। अतीक अहमद जो कि 5 टाइम लेजिस्लेटर रह चुके हैं और एसपी के मेंबर थे, उन्हें और उनके भाई को 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अकॉर्डिंग टू पुलिस इस पूरे मामले में 3 लोग इन्वॉल्व थे। वो थे लवलेश तिवारी, सनी एंड अरुण मौर्य। इन तीनों ने ही कन्फेस किया है कि वो एलिमिनेट करना चाहते थे अतीक अहमद को और बनना चाहते थे फेमस इन दी अंडरवर्ल्ड। अतीक अहमद के अगेंस्ट ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड थे, और अगर उनकी लाइफ के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने स्क्रीन के ऊपर शेयर किया है। और अगर हम विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे एक इंडियन क्रिमिनल, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन थे फ्रॉम कानपुर। विकास दुबे को विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता था, और ये नाम उन्होंने खुद को दिया था आफ्टर द टाइटुलर कैरेक्टर ऑफ द 1999 फिल्म अर्जुन पंडित, और उन्हें कई बार रेफर किया जाता था एज पंडित जी। उनके अगेंस्ट जो पहला केस था वो फाइल किया गया था इन अर्ली 1990s, और 2020 तक दुबे के अगेंस्ट 60 क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे। ही वॉज कनेक्टेड टू द मर्डर ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और दूसरे इंसिडेंट के अंदर ही वॉज द मेन अक्यूज्ड इन किलिंग 8 पुलिसमैन ड्यूरिंग एन अटेम्प्टेड अरेस्ट। यूपी पुलिस ने उन्हें डिक्लेयर किया था एज एन एब्सकॉन्डर और उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था, और फाइनली उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था ऑन 9 जुलाई 2020 इन उज्जैन, और 10 जुलाई 2020 को उनकी डेथ हो गई थी इन एन एनकाउंटर आफ्टर द पुलिस व्हीकल कैरिंग हिम मेट विद एन एक्सीडेंट। लेकिन इन एनकाउंटर्स की लिस्ट को देखते हुए आई वॉज वंडरिंग कि जो हमारा लॉ है वो इन एनकाउंटर्स को कैसे डील करता है, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ जो कि एनकाउंटर से डील करता हो। ये एक्चुअली में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, लेकिन क्या ये लीगल है या इलीगल, इसके बारे में अब हम समझते हैं। रिसेंटली जब यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर करा अतीक अहमद के बेटे असद और उनके साथ जो को अक्यूज इन्वॉल्व थे इन उमेश बाल केस, उनका एनकाउंटर हुआ, तो वापस से चर्चा आ गई, वापस से फोकस आ गया ऑन दी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, और क्वेश्चंस रेज किए गए कि जो कोर्ट्स ने गाइडलाइंस बना रखी हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो गाइडलाइंस बना रखी हैं, क्या वो एक्चुअली में फॉलो होती हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन पार्लियामेंट। अगर हम जनवरी 2017 से जनवरी 2022 को देखें तो देयर हैव बीन 655 एनकाउंटर डेथ्स,
और सबसे ज़्यादा डेथ्स जिस स्टेट से रिपोर्ट की गई हैं वो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगर हम लॉ की बात करें तो एक जो स्टैंडर्ड डिफेंस है जो कि ऑफर किया जाता है इन ऑल द पुलिस एनकाउंटर्स वो होता है दैट जो फायरिंग हुई थी वो सेल्फ डिफेंस में हुई थी या फिर इन रिटेलिएशन टू इनकमिंग गन शॉट्स। और इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस 96 to 106 जो है वो सेल्फ डिफेंस या फिर जिसे हम प्राइवेट डिफेंस कहते हैं उससे डील करते हैं। इसके अकॉर्डिंग देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे अगर एक पुलिस वाले से डेथ हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी काउंटेड एज एन ऑफेंस इन इंडिया। सो हम देख सकते हैं कि ये एक ग्रे एरिया है जहाँ पे लॉ ने कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं कहा है। इनफैक्ट पुलिस के लिए यह अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर कोई भी उन पे हमला करता है या कोई भी जो गुनहगार है, जो क्रिमिनल है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, इन दैट केस वो उसे मार सकते हैं। ये जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आता है इंडियन पिनल कोड में, जिसके लिए उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है। सो अब हम देख लेते हैं कि कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस रिगार्ड में क्या गाइडलाइंस बनाई हैं। अगर हम 2011 से स्टार्ट करें तो इन द केस ऑफ प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं बाय द पुलिस आर नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, और जो भी पुलिस ऑफिशियल्स इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, प्लेसिंग देम इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। उसके बाद 2012 के अंदर इन द केस ऑफ ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं ये लीगल नहीं है हमारे क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और इन्हें इक्वेट किया टू दी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के साथ। और इसका जो ओनस है वो पुलिस पे है दैट दे शुड नॉट किल द पर्सन बट अरेस्ट हिम। और इसके बाद फाइनली 2014 के अंदर PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इशू की 16 गाइडलाइंस जिन्हें फॉलो करना होगा इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ्स फॉलोइंग पुलिस एनकाउंटर्स। अब हम समझ लेते हैं कि इन 16 गाइडलाइंस के अंदर आखिर हमें बताया गया है। सबसे पहले तो कि अगर कोई भी टिप मिलती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मूवमेंट, तो उस पूरी इन्फॉर्मेशन को केस डायरी के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा कि कहाँ से ये टिप मिली, कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली, सोर्स क्या था। इसके बाद अगर इन केस कोई भी एनकाउंटर हो जाता है तो उस एनकाउंटर के रिगार्ड में एक FIR फाइल की जाएगी, और इसी के बाद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट होगी इनटू द एनकाउंटर, जो कि CID या फिर कोई भी पुलिस टीम जो कि दूसरे पुलिस स्टेशन की हो वो करेगी, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स जो कि ऑलरेडी उस एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे वो खुद अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम को जो है बुलाया जाएगा, वो रिकवर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे सारे एविडेंशियरी मटेरियल्स, जैसे कि कोई भी ब्लड स्टेन है, हेयर हैं, फाइबर्स हैं, थ्रेड्स हैं, तो कुछ भी क्राइम साइट से मिल रहा है वो सब कुछ फॉरेंसिक टीम रिकवर करेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि उस क्राइम सीन पे क्या कोई विटनेस थे, उन विटनेसेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे इन रिगार्ड टू दी डेथ, और ये समझा जाएगा कि जो डेथ हुई है उसका कॉज क्या था, मैनर क्या था, लोकेशन, टाइम ऑफ डेथ, तो ये सब कुछ जो है वो समझा जाएगा। सो इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस जो कि होनी चाहिए, ये सारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। इसके बाद जो भी पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं उन्हें केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम होगा, ये जो पोस्टमार्टम है उसे 2 डॉक्टर्स करेंगे इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और ये जो पूरा प्रोसीजर है पोस्टमार्टम का उसे वीडियोग्राफ किया जाएगा और प्रिजर्व किया जाएगा। और गन शॉट्स का जो भी रेसिड्यू बचा है उसे ट्रेस किया जाएगा, उसका मेटल डिटेक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। सो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया इंक्वायरी का, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी पुलिस ऑफिसर्स या फिर CID जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसको क्या क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद होगी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अंडर सेक्शन 176, और ये जो इंक्वायरी है ये हर केस में होती है जहाँ पर डेथ होती है विच अकर्स इन द कोर्स ऑफ पुलिस फायरिंग। इसके बाद इस पूरी इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजी जाएगी, और इन केस कोई इंजर्ड क्रिमिनल या विक्टिम है देन इन दैट केस दैट पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड विद मेडिकल एड, और उनका जो भी स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर। और जो भी FIR रजिस्टर
की हैं, डायरी एंट्रीज हैं, पंचनामाज हैं, स्केचेस हैं, जो भी सब कुछ है उसे भेजा जाएगा टू दी कंसर्न कोर्ट विदाउट एनी डिले। इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और भेजा जाएगा एक कॉम्पिटेंट कोर्ट को अंडर सेक्शन 173। और जिस पर्सन की डेथ हुई है, जिसका एनकाउंटर हुआ है, उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हैं, उन्हें जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद एक 6 मंथली स्टेटमेंट जो है ऑफ ऑल द केसेस जहाँ पे डेथ अकर हुई है इन पुलिस फायरिंग, उसके बारे में सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजे जाएंगे बाय द स्टेट डीजीपीज। और ये जो सारी डेथ्स हैं अगर गोली चलाने की वजह से हुई हैं, जो कि एक ऑफेंस है अंडर इंडियन पिनल कोड, तो वो जो ऑफिसर है जिसने ऐसा किया है उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाएगा एंड द पुलिस पर्सनल बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। और जो भी विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है इन अ पुलिस एनकाउंटर, इन दैट केस उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। और एनकाउंटर के बाद जो भी पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, दे मस्ट सरेंडर देयर वेपन्स फॉर फॉरेंसिक एंड बैलिस्टिक एनालिसिस। और इसके बारे में पुलिस ऑफिसर्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बताया जाएगा। इसके अलावा पुलिस को प्रोवाइड की जाएगी दी सर्विसेज ऑफ अ लॉयर और काउंसलर। और वो पुलिस ऑफिसर जो इस तरीके के एनकाउंटर्स के अंदर इन्वॉल्व था, उसे कोई प्रमोशन या फिर इंस्टेंट गारंटी रिवॉर्ड जो है वो नहीं दिए जाएंगे। और अगर विक्टिम की फैमिली को पता चलता है कि ये सारा प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया वो फॉलो नहीं किया गया है, इन दैट केस वो कंप्लेन कर सकते हैं इसके अगेंस्ट टू दी सेशन जज। तो ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। अब हम बात कर लेते हैं उन गाइडलाइंस की जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है ड्राफ्ट की है इन 1997। इसके अकॉर्डिंग जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उसे रजिस्टर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेथ इन एन एनकाउंटर जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है। इसके बाद उन्हें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अबाउट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से ये डेथ हुई। और क्योंकि पुलिस खुद इस तरीके के एनकाउंटर्स में इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करे जैसे कि CID। और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर इस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है वो प्रोसिक्यूशन है, तो उस केस के अंदर स्टेप्स फॉर अ स्पीडी ट्रायल मस्ट बी टेकन। और जिस पर्सन की डेथ हो गई है, एनकाउंटर हुआ है, उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी डिपेंडेंट्स हैं, उन्हें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए। एक FIR रजिस्टर की जाए अंडर द एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ द IPC जब ये कंप्लेंट फाइल की गई है अगेंस्ट द पुलिस रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसके बाद एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी कंडक्ट की जाएगी इन ऑल केसेस ऑफ डेथ ड्यू टू पुलिस स्टेशन। और ये जो इंक्वायरी है इट शुड बी डन प्रेफरेबली विद इन 3 मंथ्स। और ये जितनी भी डेथ्स होती हैं ड्यू टू पुलिस एक्शन, इन सभी के बारे में रिपोर्ट करना होता है टू दी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बाय द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ द अकरेंस ऑफ डेथ। और इसके बाद एक सेकेंड रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विद इन 3 मंथ्स, जिसमें प्रोवाइड की जाएगी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, फाइंडिंग्स ऑफ द मजिस्ट्रियल इंक्वायरी एंड इंक्वायरी by the senior police officers. So this was all about the guidelines related to encounters. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.